हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अपने टॉपिक को एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका डिस्कस किया था इसके बारे में, और हमने एंग्लिसिस्ट एंड वर्सेस ओरिएंटलिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लॉर्ड मैकुलेस मिनट के बारे में, जो कि लॉर्ड मैकुलेस के बारे में आज हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से एजुकेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। लॉर्ड मैकुले लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे विलियम बेंटिक्स थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसके लॉ मेंबर थे, और वो एक उस टाइम के एक बहुत ही आउटस्पोकन और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स थे ओरिएंटलिस्ट के। बहुत ही उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो आउटस्पोकन थे, एंड उनकी अपनी बहुत ही एक पुअर ओपिनियन थी इंडिया के लिए। और उन्होंने जिस तरह से इंडिया को देखा था, उन्होंने इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री के रूप में देखा था, और उनका मानना था कि हमारी कंट्री को, हमारे इंडिया को सिविलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और उनका विश्वास था कि जो ये काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियन लाइब्रेरी की, जो एक गुड जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसकी एक सिंगल शेल्फ वो कर सकती है। पूरे होल नेटिव लिटरेचर जो है हमारे इंडिया का वो, और अरेबिया का जो है वो हमारे सिंगल शेल्फ है हमारे पूरे यूरोपियन लाइब्रेरी का। उनका विश्वास था, उनका ये भी विश्वास था कि अगर हमारे इंडिया के जो लोग हैं, अगर वो इंग्लिश को टीच कर लेते हैं, इंग्लिश को टीच किया जाता है उनको, इंग्लिश को अगर अच्छे से पढ़ाया जाता है एक इफ़ेक्टिव वे में, सिविलाइजिंग लोगों को सिविलाइज करने के लिए अगर अच्छे से उनको पढ़ाया जाए, तो ये उनके टेस्ट, वैल्यू और कल्चर को चेंज कर सकता है। ये इफ़ेक्टिव वे जो इंग्लिश को पढ़ाने का जो इफ़ेक्टिव वे है वो हमारे इंडिया के उनके टेस्ट को, वैल्यूज़ को और कल्चर को चेंज कर सकता है, ये उनका मानना था। और उनका अपना एक, उन्होंने यूरोपियन लिटरेचर को उसके प्रमोशन के लिए स्ट्रॉन्ग केस भी बनाए, एंड कि साइंस हमारे इंडिया के बीच में, ताकि वो साइंस और लिटरेचर हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो उसको सीखें, उसको पढ़ें। और जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे उस टाइम के, लाइक राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी उनके जो व्यू पॉइंट थे उनको सपोर्ट किया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने भी मैकुलेस मिनट जो उनके व्यू पॉइंट थे उनको अप्रूव किया। और जो ये अकॉर्डिंगली जो ये एक्ट जो पास हुआ था मार्च 1835 में, इसके हिसाब से जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था स्कूल्स का वो इंग्लिश था, कॉलेजेस में भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही था। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो फ़ंड है वो सारा, जो फ़ंड एजुकेशन के लिए वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंग्लिश एजुकेशन के लिए वो खर्च किया जाएगा। और उस फंड का जो पर्पस है जो एजुकेशन के लिए आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। तो हाउएवर अगर हम बात करें बाय दिस मेजर, जो लॉर्ड मैकुले थे वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंटेंट थे। वो चाहते थे कि इस सब के ज़रिए, कि इंग्लिश के ज़रिए, इंग्लिश टीचिंग के थ्रू वो हमारे इंडिया में एक अलग ही क्लास को क्रिएट करना चाहते थे, कि इंडियंस के ब्लड में जो इंग्लिश है वो सिर्फ एक इंग्लिश के रूप में ना हो, बल्कि वो उनके टेस्ट में, ओपिनियन में, मॉरल्स में, इंटेलेक्ट में, दैट मीन्स हर चीज़ में उनको इंग्लिश दिखाई दी हुई। तो वो ये चाहते थे, उनकी इंटेंशन थी। और बाद में हम देखें तो वन बाय वन नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट स्कूल जो थे हमारे इंडिया में वो ग्रो करना शुरू हो चुके थे। अब उसके बाद में आता है जो एक ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट हुई थी 1844 में, वो थी एक, ये भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन की तरफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ 1844। हालांकि इसमें एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में और वेस्टर्न साइंस में फेमिलियर हैं। ये एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी 1844 की।
अब नेक्स्ट आता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन का काम करता है हमारी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जो कि उस टाइम के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है हमारे एजुकेशन हिस्ट्री में। उनका जो अटेंशन था वो ये था कि हमारे इंडिया में एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए। और जो सर चार्ल्स वुड थे, उन्होंने कुछ फ्रेश प्रपोजल्स भी रखे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो थे, और उन्होंने रेकमेंड किया कि एक नेटवर्क जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इस कंट्री में, उसको डेवलप करने का रिकमेंडेशन रखा उन्होंने। उनका मानना था कि एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन होना चाहिए। और उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज भी किया कि हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और जो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था, इसके अकॉर्डिंग कुछ एक्ट थे, कुछ चीज़ें चेंजेस हुई थी। उनका मानना था एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया गया हर प्रोविंस में, हर रीजन में, जो कि एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो ये एक उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का काम था, ताकि वो हर रीजन में खुले सेटअप हुए और उनका एजुकेशन के जो मैटर्स थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। सेकंड चीज़ थी कि यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया प्रेसिडेंसी टाउन्स में, प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1857 में यहाँ पर प्रेसिडेंसी टाउन्स में यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल के रूप में थे। एंड थर्ड अटेम्प्ट ये किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए जाएं, और लाए भी गए। अब ब्रिटिश एजुकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डिफेक्ट्स भी थे उनके, दैट मीन्स कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे। तो उनके कुछ एक तो प्राइमरी स्कूल्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि उनको जो लैक ऑफ फंड्स की वजह से, क्योंकि उनको फ़ंड नहीं मिल पा रहा था स्कूल के लिए। और इस तरह से जो मास एजुकेशन थी और जो बच्चों के लिए एक इनिशियली लेवल पर जो बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी उस टाइम पे। और इसका जो रिज़ल्ट था वो ये हुआ कि 20वीं सेंचुरी के शुरुआत तक हमारे इंडिया में, अगर हम विलेजेस के, अगर हम उसको स्केल पर देखा तो अगर एनालाइज करें तो वो कुछ इस तरह से था। अगर हम उनके आंकड़ों को अगर हम एनालाइज करें तो उस टाइम पर 5 में से 4 जो स्कूल थे वो बिना प्राइमरी स्कूल्स के थे। और जो अगर हम बच्चों के लिए देखें तो 4 में से जो 3 बच्चे थे वो बिना एजुकेशन के ही बड़े हो गए और बड़े हो रहे थे। और जो सेकंड इसका ड्रॉबैक अगर हम देखें, डिफेक्ट्स जो था वो ये था कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो था वो इंग्लिश था, क्योंकि अब वो कॉमन लोगों के लिए वो बेनिफिट कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर पाया और जो लोगों में वो एजुकेशन स्प्रेड हो ही नहीं पाई। एंड जो नंबर थर्ड था वो ये था कि गर्ल्स ऑफ एजुकेशन, अगर हम देखें एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए अगर हम देखें तो वो बिल्कुल ही नेगलेक्टेड की गई थी, टोटली नेगलेक्टेड की गई। एंड 1920 में 2 आउट ऑफ 100 वीमेन ही सिर्फ रीड एंड राइटिंग के लिए एबल थी। दैट मीन्स 2 औरतें थी 100 में से सिर्फ और सिर्फ 1920 में, कि जो पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। और नंबर 4 पे अगर हम देखें तो लोग जो थे साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं हो पाई थी। ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस ही सेटअप हो पाए थे, और जिसमें भी एडमिशन रिस्ट्रिक्शन जो थे यूरोपियन के वो बहुत ज़्यादा थे। और नंबर 5 पर अगर देखें तो एजुकेशन के जो प्रमोटर्स थे, इंग्लिश एजुकेशन के जो प्रमोटर्स थे, उनका जो पर्पस था वो मेनली यही था कि वो एक क्लास को क्रिएट करना चाहते थे, कि ताकि जो हमारे इंडियंस हैं उनकी वैल्यूज़ में, उनकी टेस्ट में, ओपिनियन में, मॉरल्स में, इंटेलेक्ट में, दैट मीन्स हर एक चीज़ में उनको इंग्लिश नज़र आए। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ ही हैंडफुल ऑफ इंडियंस के साथ में हो पाया, कुछ ही लोग ऐसे एजुकेटेड हो पाए कि जो इस तरह से अपनी हर चीज़ में अपने आप को वो इंग्लिश दे पाते। तो बाकी की जो मेजॉरिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ इलिटरेट्स की ही थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एजुकेशन के जो बेनिफिट्स थे वो सीमित ही रह पाए, कन्फाइंड ही रह गए, वो कुछ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक ही सीमित रह गए।
अब जो हमारे कुछ इंडियन लीडर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय रहा, अप्रिशिएटेबल था एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से हम देखें तो इंडियंस को एजुकेट करने के लिए वो ऑफिशियल प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने हमारे इंडियन रूलर्स को एनलाइटन भी किया। और जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उन्होंने सोशल रिफॉर्मर और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने भी बहुत ही एक अच्छा एप्रिशिएटिव रोल निभाया है हमारी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन में। और जो हमारे थिंकर्स थे, अलग अलग इंडिया के जो पार्ट्स के थिंकर्स थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट से अर्ज किया, रिक्वेस्ट की ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को हमारे इंडिया में खोलें, ओपन करें उनको। एंड राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सभी वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इन दी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम एज अ प्रोटेस्ट की बात करें कि अगेंस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एजुकेशन के लिए, तो हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, फ्रीडम के जो लीडर्स थे, फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर्म की। 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही उन्होंने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को बनाया। उन्होंने नेशनल स्कूल्स ओपन किए, सेटअप किए, नेशनल कॉलेजेस भी सेटअप किए, और बाद में विद्यापीठ जो कि बनारस में, अहमदाबाद, और एक जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल अलीगढ़ में उसको इस्टेब्लिश किया गया। जो जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल था इसको बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। और अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए बात करें तो एज अ चाइल्ड जब वो बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो वो चाहते थे, उनका एक अंदर से एक विलिंग थी कि वो ऐसा स्कूल बनाएं जहाँ पर बच्चे हैप्पी फील करें, फ्री फील करें, अपने आप को क्रिएटिव हो, वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो ऐसा स्कूल वो चाहते थे, वो अपनी थॉट्स और डिज़ायर्स को करना चाहते थे उस स्कूल के रूप में। तो उन्होंने उस चीज़ को फील किया कि जो एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं वो नेचुरल, जो हमारे बच्चों की जो नेचुरल डिज़ायर है क्रिएटिव बनने की, वो उसको मार रही है। तो ये एक उनका अपना व्यू था, एक उनका कि वो हमारे बच्चों को, हमारे इंडिया के जो बच्चे थे वो उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट देना चाहते थे, क्रिएटिव जो लर्निंग है उसको एनकरेज करना चाहते थे। और अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उन्होंने एक रूरल सेटिंग में अपने एक स्कूल खोला, इस्टेब्लिश किया, एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में भी एक उन्होंने खोला उधर, जो कि अबॉर्ड ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, शांति निकेतन, दैट में शांति का निवास, जहाँ पर बच्चे एकता के साथ, हार्मनी के साथ, नेचर के साथ में अपने आप को वो कल्टीवेट कर रहे थे, नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टीवेट कर रहे थे। और एक इस जगह को एक ग्लोबल आउटलुक भी दिया गया कि टीचिंग मेथड जो थे उसमें आर्ट्स एंड कल्चर के लिए भी एक आउटलुक दिया गया यहाँ पर। एंड वहीं अगर हम महात्मा गांधी जी के लिए बात करें तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी टॉपिक जो है हमारा फर्दर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।